गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आपकी तैयारी अच्छी चली हुई एग्ज़ाम का, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्ज़ाम तो बचे नहीं। आपके फाइनल सेमेस्टर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उसी से रिलेटेड आपका मैं आज वीडियो फिर से वही आपका जो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है BP 102T, उसी से रिलेटेड आपका सेकेंड यूनिट में जो सेकेंड टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, उसको आज हम देखेंगे इस आपके वीडियो में। लास्ट दो तीन वीडियो मैंने आपको डाला, उसमें एसिड बेस या एक्वस टाइट्रेशन हम कह सकते हैं, उसके बारे में था पूरा डिटेल। आज हम देखेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नाम से ये नॉन, यहाँ पर देखिए दो वर्ड का है, नॉन एक्वस। नॉन का मतलब विदाउट, नहीं, और एक्वस का मतलब होता है वाटर। ऐसा टाइट्रेशन मेथड या टाइट्रीमेट्रिक मेथड जिसमें हम वाटर को यूज़ नहीं करते हैं एज अ सॉल्वेंट, एज अ क्या नाम है सॉल्यूशंस को, जो भी आपके सॉल्यूशंस हो, एनालाइट का हो या फिर आपका रिएजेंट का हो, कोई भी सॉल्यूशंस बनाना हो तो उसके लिए हम एक्वस वाटर के यूज़ नहीं करते हैं। अदर देन वाटर को छोड़ के बाकी जो सॉल्वेंट है उसको हम यूज़ करते हैं एनालाइट के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर जो रिएजेंट है, कोई भी आपके जो रिएजेंट है उसके सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए हम अदर देन वाटर सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही टाइट्रेशंस को बोला जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जैसे यही लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द एनालाइट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट्स दैट डज नॉट कंटेन वाटर, उसमें वाटर नहीं होती। तो ऐसे ही टाइट्रेशंस को बुलाते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब हमें क्यों जरूरत पड़ती है नॉन एक्वस टाइट्रेशंस को, उसको देखेंगे। और ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाई नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड, तो उसका ये आंसर है। एक्चुअल में क्या है, वाटर आपने पढ़ा होगा, वाटर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक दो वर्ड है, एम्फो, इसका मतलब एम्फोटेरिक जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एम्फीबियंस, एम्फी वो ड्यूल नेचर, दो तरह के नेचर आपको दिखा जाए, उसको बोलते हैं एम्फी। तो एम्फीबियंस जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे आपका क्रोकोडाइल होता है, वो पानी में भी रहता है, जमीन में भी रह सकता है। तो ऐसे ही एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। तो वही वर्ड आपका है एम्फोटेरिक, वहीं से आया है। तो एम्फो मीन्स ड्यूल नेचर। तो जो सॉल्वेंट मोस्टली होते हैं, या एसिड बेस के टर्म में अगर हम कर सकते हैं, एसिड प्रोटोन को देता है, बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। एम्फोटेरिक का मतलब है, आपने उसमें मैंने आपको वीडियो जो आपका लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट था उसमें ये चीज़ पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ आपका लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस आपका। तो उसमें एम्फोटेरिक, आपका प्रोटोफिलिक करके दो तीन तरह के आपके मैंने क्या नाम है एसिड बेस टाइप्स बताया था उसमें। तो आप उस वीडियो में आप उसको आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, मतलब हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकता है, हाइड्रोजन को ले भी सकता है। ये वाटर की खासियत होती है, ये एम्फोटेरिक की नेचर होता है। इसके कारण क्या होता है, सपोज अगर हम कोई उसमें हम डालते हैं कोई एसिड को, उसमें हम डिजोल्व करते हैं, तो वाटर क्या करेगा, क्योंकि वाटर है, अब एसिड है, एसिड की भी टेंडेंसी होती है आपका H+ देने की। एसिड है आपका डिसोसिएट होगा H+ और E- में। वाटर है, ये भी आपका देता है क्या, H+ और OH- देता है, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम किसी वीक एसिड्स को अगर हम क्या नाम है वो वीक एसिड के केस में हम यूज़ करते हैं, वीक एसिड के केस में ही हम नहीं देखता, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में नहीं। वाटर में अगर हम HCl डालेंगे तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर वाटर में HCl डालते हैं ना, तो ये HCl कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में। लेकिन अगर वही हम वीक एसिड डालते हैं, जैसे एसिटिक एसिड डालते हैं, तो जब हम एसिटिक एसिड डालेंगे तो ये डिसोसिएट होना चाहिए CO- H+, इसमें एसिटेट प्लस H+ साइन में। वीक है तो मतलब 3 या 4 या 5, इससे ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा। लेकिन जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर भी क्या होता है, H+ को रिलीज करता है। ये जो H+ को रिलीज करेगा, ये कंप्लीट करेगा इस एसिटेट जो एसिटिक एसिड जो H+ रिलीज हुआ। और इससे क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड होती है, इसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, ये कह सकते हैं। तो ये डिसोसिएट आपका, इसका डिसोसिएशन क्या होता है, कम हो जाता है। सिमिलरली वीक बेस के केस में भी यही था। अगेन OH H2 क्या था, OH देता है, और कोई भी वीक बेस को सपोज मान लो आप NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये भी देगा अमोनियम H4 और आपका OH- देता है, अमोनियम आयन और OH- देता है। तो अगेन ये OH के साथ कंप्लीट करेगा, तो इसकी डिसोसिएशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वीक एसिड वीक बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो कि खुद एक एम्फोटेरिक है, मतलब H+ को दे सकता है, H+ को ले सकता है, तो ये कंपीट करता है इन एसिड और बेस के साथ। और इसके कारण एसिड और बेस की जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है।
जिससे क्या होता है, रिजल्ट हमें थोड़ा सा फॉल्ट मिलेगा, क्लियर एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते, हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। तो वैसे एसिड बेस को डिटरमाइन करने के लिए हम एक्वस टाइट्रेशन से यूज नहीं करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यही इसका आंसर है कि वाई नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड, या इन विच टाइप ऑफ केसेस नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज परफॉर्म। ये जो क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछता है, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसकी इंपॉर्टेंस यही है। वीक एसिड एंड बेस जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर खुद एक एम्फोटेरिक है, मीन्स H+ को दे सकता है, H+ को ले भी सकता है। तो वहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन के साथ ही क्या करता है, इंटरफेयर करता है, उनको कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होने देता है, जिससे आंसर जो हमें रिजल्ट हमें मिलेगा और रिजल्ट आपका क्या हिंडर्ड होगा, रिजल्ट हमें थोड़ी आपका बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, एक्यूरेट या राइट रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन। प्रिंसिपल क्या है यहाँ, प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन द ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। आपका जो होती है एसिड बेस, आपको लोरी ब्रोंस्टेड जब आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पिछले ही आपके जो चैप्टर में एक्वस बेस टाइट्रेशन था उसमें पढ़ाया था, उसके पहले भी आपको दे रखा मैंने, वीडियो में अपलोड है आपका मॉडर्न एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से 2 वीडियोज़ हैं। एक वीडियो में 3 आपका आरएनएस, लोरी ब्रोंस्टेड और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, और दूसरे में फिर आपका है बाकी 3 जो आपके हैं लेक्स, फ्लड, पियर्सन्स और आपके मैं ये एक और आपका है, ये 3 चीज़ उसमें आपका क्या नाम है एसिड बेस के कंसेप्ट के बारे में पूरा डिटेल दिया गया विथ एग्जांपल, डेफिनेशन सब कुछ, उस वीडियो का आप रेफर कीजिए। तो लोरी ब्रोंस्टेड के अनुसार क्या होता है, एसिड जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को दे सकता है, बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H+ को ले सकता है, उसी के बेसिस पर आपका है। तो वहीं मैंने लिखा है concept of acid base that occurs in non-aqueous, क्योंकि according to the Bronsted-Lowry ये बिना कोई सॉल्वेंट का ये कोई भी कंपाउंड जो H+ को दे देगा और H+ को ले सकता है विदाउट एनी सॉल्वेंट, उसी को बोलते हैं आपका लोरी ब्रोंस्टेड आपका कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड ऑन डिसोसिएशन यील्ड्स प्रोटॉन एंड कंजुगेट बेस एंड अ बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स अ कंजुगेट एसिड। ये जैसे ये एसिड है Hb, ये क्या होगा डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा H+ और B- जो बनेगा उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, ओरिजिनल एसिड। उसी तरह बेस क्या करेगा, ये बेस H+ को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, BH+ में, जिसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। तो दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया अकॉर्डिंग टू द आपका इस कंसेप्ट लोरी ब्रोंस्टेड, और यही कंसेप्ट अप्लाई होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब इस टाइट्रेशन में एसिड आपका कोई भी कंपाउंड एसिड के रूप में काम करेगा ये बेस के रूप में काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट सिस्टम यूज करते हैं उस रिएजेंट को सॉल्यूबल करने के लिए, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हम किस टाइप ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम को यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपाउंड जो आपका है वो एसिड के रूप में काम करेगा या फिर बेस के रूप में काम करेगा। यही इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, पहले से डेफिनेशन पूछेगा तो ये प्रिंसिपल पूछेगा, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। उसके अनुसार लिखिए एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स अ कंजुगेट बेस, बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स अ कंजुगेट एसिड। और एसिड आपका कोई भी कंपाउंड एसिड के रूप में काम करेगा कि बेस के रूप में काम करेगा, ये डिपेंड करेगा कि एनालाइट की जो सॉल्यूशन बनाना है, आपका जो दिया हुआ सॉल्वेंट आपका जो रिएजेंट है उसकी जो सॉल्यूशन बनानी है, उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम किस टाइप ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम की यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंपाउंड एसिड के रूप में काम करेगा कि आपका बेस के रूप में काम करेगा। अब हम देखेंगे इसी में आगे कि कितने टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, क्योंकि डायरेक्टली वो भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ देता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब उसको देखेंगे। अब इसमें देखेंगे सॉल्वेंट सिस्टम कौन से हम सॉल्वेंट्स यूज करते हैं एनालाइट या रिएजेंट के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बनाया ना आपका नाम है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हम वाटर की यूज नहीं करते हैं फॉर मेकिंग आपका एनालाइट के सॉल्यूशंस हो या रिएजेंट के सॉल्यूशंस को बनाने के लिए। तो 4 तरह के सॉल्वेंट्स हम इसमें यूज करते हैं, एप्रोटिक, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, एम्फीप्रोटिक। ये 4 तरह के हम आपके सॉल्वेंट सिस्टम यूज करते हैं, रट्टा नहीं मारना है। इसी आपके वर्ड में ही जो आपको वर्ड दिया है प्रोटिक, प्रोटोफिलिक, इसी वर्ड में इस सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का टाइप क्या है, कैसे बिहेव करेगा, वो चीज़ इसी वर्ड में छुपा हुआ है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसको उससे भी याद कीजिएगा, तो कभी आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको आप भूल पाएंगे। तो पहला देखेंगे ए,
ये वर्ड जहाँ भी आता है ना, ए का मतलब होता है विदाउट, उसके बिना। और प्रोटो वर्ड आया है प्रोटोन से, तो विदाउट प्रोटोन मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो ना प्रोटोन दे सकता है ना प्रोटोन आपका ले सकता है, मतलब जो ना एसिड की तरह बिहेव करेगा ना बेस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम एप्रोटिक सॉल्वेंट। और इसमें आपका इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट इसलिए क्योंकि इनर्ट है, इनर्ट का मतलब किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ना जब आपका प्रोटोन को देगा ना प्रोटोन को लेगा, क्योंकि ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का बेसिक क्या है, आपका लोरी ब्रोंस्टेट पर, जिसका मतलब प्रोटोन दे सकता है या प्रोटोन ले सकता है। ये ऐसा सॉल्वेंट है जो ना प्रोटोन देगा ना प्रोटोन लेगा, तो जब न देगा तो नहीं लेगा तो किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसका मतलब क्या है, ये इनर्ट। इसलिए सिंस नाइदर एक्सेप्ट नॉट डोनेट्स प्रोटोन इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ना लेता है ना प्रोटोन को देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आपका इनर्ट। एप्रोटिक नहीं, ए विदाउट प्रोटोन, तो इसके पास प्रोटोन नहीं होता है, इसलिए ना प्रोटोन दे और साथ में नहीं प्रोटोन दे सकता है ना ले सकता है। ये चीज़ दूसरी इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, लो पोलैरिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, 0 या उसके आसपास होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत कम होता है। ठीक, आपका दूसरा। तीसरा, सिंस डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर एसिड और बेसिस देयरफॉर डू नॉट प्रमोट आयोनाइजेशन, इसलिए न एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ना H+ को देगा ना H+ को लेगा, तो जब न देगा नहीं लेगा प्रोटोन को, तो ये आयोनाइजेशन को फेवर नहीं करेगा, मतलब जो आपका दूसरा आपका एनालाइट या रिएजेंट प्रेजेंट है उसको आयंस में कन्वर्ट नहीं करेगा। और इन चारों में सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो सॉल्वेंट होता है ना, ये सॉल्वेंट्स मोस्टली यूज सिंस है मिनिमम रोल इन द केमिस्ट्री ऑफ टाइट्रेशन, मतलब जो टाइट्रेशंस हैं उस टाइट्रेशंस में कोई अपने तरह का रिएक्शन शो ये नहीं करे। क्यों? क्योंकि ना प्रोटोन देता है ना प्रोटोन लेता है, आयोनाइजेशन उसको फेवर करता नहीं है, पोलैरिटी बहुत लो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लो है, तो इसके कारण इसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नाम से ए प्रोटीन, ए विदाउट प्रोटोन न देगा न लेगा, इसलिए इनर्ट। किसी से केमिकली कोई जो रिएजेंट आपका एनालाइट यूज करेंगे उसके साथ इसकी रिएक्टिविटी 0 के बराबर न के बराबर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में बेंजीन C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन आपका क्लोराइड जो है आपका, ये कुछ एग्जांपल्स है इस ए प्रोटीन। देन दूसरा है प्रोटोफिलिक। प्रोटो अगेन से नाम से, प्रोटो का मतलब हो गया प्रोटोन, और फाइल का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, प्रोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, एफिनिटी, उसी चीज को बोला जाता है फाइल्स। फिलिक जो वर्ड आया है आपका ग्रीक वर्ड है जो फाइल से डिराइव हुआ है, ये वर्ड होता है PHILES, यहाँ से डिराइव होता है, इसका मतलब होता है टू अट्रैक्ट या एफिनिटी। तो प्रोटोन को अट्रैक्ट करता है, तो प्रोटोन को जो अट्रैक्ट करेगा मतलब एक्सेप्ट करेगा, उसको हम क्या करते हैं, बेसिक। तो ये क्या होते हैं, बेसिक सॉल्वेंट, इसलिए लिखे हैं दे आर आल्सो नोन एज बेसिक सॉल्वेंट्स। क्यों? क्योंकि प्रोटोन को क्या करता है, एक्सेप्ट सिंस हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द प्रोटोन, तो बेसिक को आपका बेसिक सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं। तो प्रोटोन फिलिक आपका अट्रैक्ट, तो प्रोटोन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्वेंट्स। ये दे रिएक्ट विद द एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटोन्स, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्वेटेड प्रोटीन्स को आपका बनाते हैं। एग्जांपल में है ईथर, पिरिडीन, एमीन्स, NH2OH, अमोनिया, ये सब आपके क्या है, एग्जांपल्स हैं। देन थर्ड आपका है प्रोटोजेनिक। नाम से अगेन प्रोटोन हो गया, जेनरेट्स, जेनिक जो वर्ड आया है ये वर्ड डिराइव हुआ है जेनरेट या जेनेसिस, मतलब टू फॉर्म, या बोल सकते हैं टू डोनेट। तो प्रोटोजेनिक, प्रोटोन को जनरेट करेगा, कब जनरेट करेगा, जब वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये देगा, इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्वेंट। क्यों? कि जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिड। प्रोटोन को क्या बुलाते हैं, जो प्रोटोन डोनेट करते हैं उनको एसिड, तो क्या है, सॉल्वेंट, इसलिए नाम है एसिडिक सॉल्वेंट। इसलिए इसी तरह इसका नाम क्या था, बेसिक सॉल्वेंट। दे आर नोन एज एसिडिक, आल्सो नोन एज एसिडिक सॉल्वेंट्स, एंड दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटोन, वो प्रोटोन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक, तो ये है आपका एग्जाम्पल है, जितने एसिड्स होते हैं आपके HCN, HF, HCOH, H2SO4 ये यूज किए जाते हैं आपका, ये एग्जांपल्स में आते हैं प्रोटोजेनिक, प्रोटोन को जनरेट करते हैं। चौथा आपका है एम्फीप्रोटिक। एम्फी मतलब ड्यू, अभी जो आपको बताया एम्फी ड्यूल नेचर होती है, या एम्फो ड्यूल नेचर मतलब जो प्रोटोन को देगा भी प्रोटोन को लेगा भी, मतलब जो प्रोटोजेनिक की तरह भी काम करेगा और प्रोटोफिलिक की तरफ भी, दोनों की तरफ ये काम करेगा, दोनों की तरफ काम करेगा।
इसलिए इसको बोलते हैं आपका पोजेस बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज सिंस दे कैन एक्सेप्ट और डोनेट द प्रोटॉन। एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज है। आपका एसिड है प्रोटॉन को दे सकता है, बेसिक है तो प्रोटॉन को आपका ले सकता है, इसलिए ये एक्ट करता है जब ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस की तरह काम करेंगे। ये प्रोटोजेनिक ब्रोंस्टेड लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम करेंगे, प्रोटोफिलिक लॉरी ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करेंगे, लेकिन ये दोनों की तरह काम करेंगे। और ये ऑटो प्रोटोलिसिस जाता है, मतलब प्रोटॉन को दे भी देगा, एक ही मॉलिक्यूल है, वो प्रोटॉन को देगा भी, वो प्रोटॉन को आपका लेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है तो दो वाटर मॉलिक्यूल आपका रहेगा, ये क्या करेगा, एक H3O प्लस देगा प्लस एक OH माइनस देगा आपका, मीन्स एक ये इसको अगर लिखेंगे इसे H2O प्लस H2O, ये H2O क्या करेगा, यहाँ से एक H ले लेगा और कन्वर्ट हो गया H3O में, और एक जब ये एसिड हो गया तो क्या बनेगा, OH बनेगा। तो सेम मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन ले भी रहा है प्रोटॉन दे भी रहा है, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है ऑटो प्रोटोलिसिस। ये ऑटो प्रोटोलिसिस अंडरगो है और ये जाते हैं, ये शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं इस प्रॉपर्टीज को। एग्जाम्पल में है वाटर है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये सब इसके एग्जाम्पल इसमें आते हैं। तो ये चार तरह के सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं नॉन एक्वस स्टैटिस्टिक्स में, एनालाइट के सॉल्यूशंस बनाना हो या फिर आपका रिएजेंट के सॉल्यूशंस बनाना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक, फिर से ये प्रोटॉन नहीं है, न प्रोटॉन देगा न प्रोटॉन लेगा, इसलिए इनर। प्रोटोफिलिक प्रोटॉन फाइल्स एफिनिटी, तो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो बेसिक्स होते हैं, तो लॉरी आपके बेस होते हैं और यहाँ पे इसलिए इसमें बेसिक सॉल्वेंट्स होते हैं। प्रोटोजेनिक प्रोटॉन को जनरेट करेंगे, मतलब डोनेट करेंगे, तो ये एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं, दे आर आपका ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स होते हैं। एंड फिर ड्यूल नेचर, मतलब दोनों देंगे भी और लेंगे भी, इसलिए क्या होता है, ऑटो प्रोटोलिसिस जाते हैं। ये चार तरह के सॉल्वेंट सिस्टम है जो कि यूज किए जाते हैं नॉन एक्वस स्टैटिस्टिक्स में। इसमें अब लास्ट टॉपिक आपका है इस नॉन एक्वस स्टैटिस्टिक्स में, उसको हम देखेंगे, वो है आपका लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो कोई हम सॉल्वेंट सिस्टम, जो भी चार तरह का आपका सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ाए हैं, उसमें अगर हम किस एसिड को डालते हैं, बेस को डालते हैं, तो क्या वो एसिड बेस सेम एक ही तरह बिहेव करते हैं या अलग है, मतलब सेम एक्सटेंट तक आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं या आपका डिफरेंट है, उसी चीज़ को बुलाता है लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। और इसको यहीं से आप समझ जाइए, लेवल मतलब बोलते हैं एक लेवल में आ जाए, मतलब सब कुछ एक बराबर, और डिफरेंशिएट मतलब दोनों के बीच में क्या है, आपका डिफरेंट है, डिफरेंस है, अंतर है। तो ये चीज़ वही लेवलिंग इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जिसमें सब कुछ एक बराबर हो जाए, प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाए। डिफरेंशिएटिंग एक ही चीज़, लेकिन जब आपके इन्वायरमेंट चेंज किए, सॉल्वेंट सिस्टम अलग किए, तो आपको प्रॉपर्टीज, दोनों के प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आपका एक ही चीज़ की प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट दिखेंगे, एक सिस्टम में कुछ और दिखेगा, दूसरे सिस्टम में कुछ और दिखेगा। यही इफेक्ट होता है लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। देखो इससे पहले हम देखेंगे लेवलिंग इफेक्ट क्या, द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स और बेसिस to that of strong acid or base is known as leveling effect, and the solvent in which the complete proton transfer occur are known as leveling solvent। मतलब leveling effect एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आपकी जो वीक एसिड या बेस, उसकी जो एबिलिटी है, वीक एसिड की एबिलिटी क्या होता है, प्रोटॉन को डोनेट करने की, वीक बेस की एबिलिटी क्या होती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। ये जो है दोनों वीक है, वीक है मतलब बहुत ज़्यादा आपके पार्सली आपका डोनेट करेगा, पार्सली एक्सेप्ट करेगा, कंप्लीटली नहीं करेगा। लेकिन जब इस इफेक्ट के अंदर क्या है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, एसिड भी, वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, वीक बेस भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर आप वीक एसिड लेते हैं तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, वीक बेस लेते हैं तो पूरा का पूरा H+ को, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। और जिस सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट ऐसा इफेक्ट को शो करेगा, उसी सॉल्वेंट को बोलते हैं हम लेवलिंग सॉल्वेंट। और वो क्या करता है, इन विच कंप्लीट प्रोटॉन ट्रांसफर, एसिड है तो कंप्लीट जितना है उसके पास हाइड्रोजन है सब कुछ डोनेट कर देगा, और बेस है तो जितना उस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है सब क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा। तो ये है कंप्लीट प्रोटॉन ट्रांसफर, तो उसी को बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। इन सच सॉल्वेंट सेवरल एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट्स एंड हैव सेम स्ट्रेंथ। आप कोई भी एसिड लेंगे ऐसा सॉल्वेंट, उसमें कोई भी एसिड लो, कितनी भी स्ट्रेंथ की लो, वीक लो, स्ट्रॉन्ग लो, कुछ भी लो, सब एक ही तरफ आप काम करेगा, एक ही स्ट्रेंथ सबका आपका हो जाएगा। ऐसे सॉल्वेंट में आपका होता है। जैसे एग्जांपल के हम लेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट हमेशा एसिड होता है, और एसिड के लिए हमेशा क्या होता है, आपका क्या नाम है, बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखिए, अब देखिए हमने 2 एसिड लिया,
HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है आपका, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड में आता है, ठीक। और सॉल्वेंट हमने क्या लिया, सेम लिया, अमोनिया लिया। मतलब अमोनिया में जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला है, HCl को डाला, तो ये भी कंप्लीट, ये तो स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, Cl- और NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और वीक एसिड को भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये भी पूरा का पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एरो का साइन देखिए, मैंने एक ही डायरेक्शन में बनाया, दो डायरेक्शन में नहीं बनाया, मतलब ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका चेंज हो जा रहा है। ये भी कंप्लीटली क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वीक एसिड जो भी आपका एसिटिक एसिड है जो कि वीक है, ये भी जब अमोनिया में डालेंगे तो एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन बनाता है कंप्लीटली। तो ऐसे ही इफेक्ट को बोलते हैं। दोनों की स्ट्रेंथ अलग है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लेकिन सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए तो दोनों की जो आपकी एसिडिटी है, स्ट्रेंथ है, वो सेम हुई, एक बराबर आपका काम करेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ऐसे ही इफेक्ट को बुलाता है लेवलिंग इफेक्ट। और ये जो सॉल्वेंट हुआ जो लेवलिंग इफेक्ट को प्रोसीड करता है, शो करता है, उसको बोलेंगे हम आपका लेवलिंग सॉल्वेंट। जैसे में इसमें अमोनिया हो गया, लेवलिंग सॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे ही इफेक्ट को बुलाता है लेवलिंग इफेक्ट, एंड सॉल्वेंट को लेवलिंग सॉल्वेंट। एंड देन दूसरा आपका डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, नाम से डिफरेंशिएट करेगा। तो सॉल्वेंट्स दैट कॉजेज वेरियस एसिड्स टू डिसोसिएट टू डिफरेंट डिग्रीज आर कॉल्ड एज डिफरेंशिएटिंग आपका सॉल्वेंट्स। जैसे यहाँ पर क्या था, वीक एसिड ले रहे थे उसको स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग लीजिए, आप एसिड लीजिए दो अलग अलग, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग लीजिए और सॉल्वेंट सेम रखेंगे तो दोनों की जो डिसोसिएशन होगी, दोनों की डिसोसिएशन आपका डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाना चाहिए, लेकिन जब इस सॉल्वेंट में हम रखेंगे तो एक कंप्लीट होगा, दूसरा कंप्लीट नहीं होगा, या एक 80 to 90% होगा, दूसरा उससे कम आपका होगा। इसलिए इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, डिफरेंशिएट करता है और अलग अलग अमाउंट में उनका क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। एसिड्स dissociate partially in these solvents and thus have different strength, सेम स्ट्रेंथ नहीं होता, अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमने लिया एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट ग्रुप में लिया और दो एसिड लिया, एक परक्लोरिक एसिड HClO4 और दूसरा लिया हाइड्रोब्रोमिक एसिड। दोनों क्या, दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन जब इसको हम डालेंगे इस एसिटिक एसिड में डालेंगे तो दोनों का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, स्ट्रॉन्ग की तरह काम नहीं करेगा, वीक की तरह। इसलिए मैंने यहाँ देखिए एरो देखिए क्या लगा आपने, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम लगा, मतलब कन्वर्ट होता फिर से वापस ही इसके अंदर कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट वापस के अंदर। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शली डिसोसिएट होगा। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं हम डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। और जो सॉल्वेंट इस डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट को शो करेगा तो उसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट आपका हम बोलते हैं। तो सेम एसिड, सेम स्ट्रेंथ की एसिड, लेकिन जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो दोनों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अपना अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट्स। एक छोटा टॉपिक देखने, इंडिकेटर्स, हम किस टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं आपको नॉन एक्वोस्टैटिक्स में। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी पूछ देता है, राइट इंडिकेटर्स यूज इन नॉन एक्वोस्टैटिक्स। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं नॉन एक्वोस्टैटिक्स में यही चीज़ है, क्रिस्टल वॉलेट, मिथाइलेट और नेप्थॉल बेंजीन, ये 3 आपके इंडिकेटर्स यूज करते हैं। कलर्स देख लीजिए, जब बेस आपका होगा, बेसिक होगा, बेस होगा, मीन्स पीएच जब 7 से ज़्यादा होंगे तो कलर वॉयलेट रहेगा, एसिडिक में लाइट ग्रीन रहेगा, ये क्रिस्टल वॉयलेट है। मिथाइलेट का बेसिक में येलो और एसिडिक में रेड। उसी तरह नेप्थॉल बेंजीन का बेसिक में आपका येलो कलर और आपका एसिडिक में क्या रहेगा, ग्रीन कलर। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि इंडिकेटर्स कौन सा हम नॉन एक्वोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। 3 एग्जाम्पल, ये इनका कलर आपका, यही है डिफरेंशिएटिंग एंड लेबलिंग इफेक्ट। तो आज इस वीडियो में हमने पूरी जो चैप्टर आपका है शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैंने उतना ही पढ़ा है, बाकी और भी आता लेकिन वो नहीं पढ़ा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना ही आपका पूछता है कि क्या है आपका नॉन एक्वोस्टैटिक्स क्या है, क्यों हम परफॉर्म करते हैं, क्या आपका उसका प्रिंसिपल्स क्या है, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं, लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है। तो खासकर 2 नंबर पूछेगा, डिफरेंट राइट द डिफरेंस बिटवीन लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, या करके पूछता है व्हाट डिफाइन या एक्सप्लेन लेबलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछता है डिटेल में, अगर आपको स्टडी करनी है आपकी इस चैप्टर के बारे में, नॉन एक्वस चैप्टर के बारे में, ये जो बुक मेरा आपका है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इस बुक में आपका चैप्टर नंबर आपका ये है 8 चैप्टर नंबर है। इस चैप्टर को पढ़िए, यहाँ पर कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी पूछ देता है राइट ए शॉर्ट नोट एक्सप्लेन डिटेल अबाउट नॉन एक्वोस्टैटिक्स, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इस बुक को रेफर कीजिए, पढ़िए। कुछ डाउट होगा तो आप इसको आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके।